प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल साहित्य सागर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीनू जी त्रिपाठी की लिखी कहानी चिट्ठी। हरीश बाबू, ओ हरीश बाबू, दराजों में कुछ चिट्ठियां पड़ी है, क्या करें इनका? रघुनाथ जी ने हरीश बाबू को आवाज लगाई। ठकाठक लिफाफों में यंत्रवत ठप्पा लगाने में व्यस्त हरीश बाबू बिना सिर उठाए लापरवाही से बोले, करना क्या है, बाहर जाइए और डाल आइए कचरा पेटी में। कचरे में चिट्ठियां? रघुराज जी के विस्मय पर हरीश बाबू सर उठाकर उनको घूरते हुए बोले, कचरा पेटी मतलब कागज पेटी। उधर देखिए, फालतू कागज डालने के लिए अलग से पेटी रखी है, डालिए, उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है हरीश बाबू कि ये फालतू कागज नहीं, चिट्ठियां हैं। चाहे जिस भी वजह से ये घूम फिर कर आई हो, इनसे इनका वजूद तो जुड़ा ही है कि नहीं? हरीश बाबू मुंह बाये सुन रहे थे और रघुराज जी अपनी बात स्पष्ट करने की जद्दोजहद में लगे थे। भाई, जब भेजी गई होगी तब भेजने वाले और पाने वाले की उम्मीदें जुड़ी होगी, आप समझ सकते हैं ना? खूब समझ रहा हूं। अब चलिए दिखाइए कहाँ पड़ी है चिट्ठियां। वैसे भी मोबाइल के ज़माने में अब कौन चिट्ठियां पत्र लिखता है? हरीश बाबू तनिक झुंझलाहट के साथ कुछ तेजी से बड़बड़ाते हुए रघुराज जी की ओर बढ़े। बेवजह हंगामा किए हैं आप। सूखी अकड़ी चिट्ठियां जब तब निकल ही आती है कोने अतरे से, कोई क्या करे? अब नए आए हैं, अपनी मेज, अलमारी और दराजों से सरोकार है। हमने तो बोरियों भीगी चिट्ठियां ठिकाने लगाई हैं। बोरियों चिट्ठियां? पर क्यों? 6-7 साल पहले बाढ़ आई थी यहाँ, आधा डाक खाना डूब गया था। आपको भला क्या अंदाजा होगा किन मुश्किलात में निकाले गए थे वो दिन। वही समझ सकते थे जो उस वक्त यहाँ थे। महीनों चरमराई रही थी डाक व्यवस्था। उन्हीं दिनों की निशानियां होगी ये। लाइए दिखाइए। हरीश बाबू के खुलासे पर कुछ पल मौन रहने के बाद रघुराज जी बोले, भाई तभी क्यों नहीं कर दिया इनका निपटारा? मेरे लिए क्यों रख छोड़ी है? हमने कब छोड़ी है? आप जैसे नीतिवानों की कमी है क्या? किसी नेक आत्मा ने ठिकाने लगाने से पाप लगता है ये सोचकर कहीं अंदर डाल दी होगी, इसलिए हाथ नहीं लगे किसी के। लंच का समय हो गया था। हरीश बाबू और रघुराज जी के संवादों के बीच अन्य सहकर्मी भी अपने अपने वाग बाण लिए मोर्चे पर आ डटे। किसी ने कहा, हर साल रंग रोगन होने के बावजूद साले फालतू कागज पत्रे हटाते नहीं हैं। भाई, अपनी अलमारी दराजों को तो खुद ही हाथ लगाना पड़ता है। किसी ने ज्ञान दिया तो किसी ने फिक्रा कसा। अजी साहब, यूँ कहा जाए कि ये चिट्ठियाँ सरकारी तौर तरीके को प्रस्तुत कर रही है। जैसे हर महत्वपूर्ण कार्य आने वाले के लिए छोड़ दिया जाता है, वैसे ही किसी कामचोर ने इन चिट्ठियों का भविष्य आपके कंधे पर रख छोड़ा होगा। विषय पर चुहलबाजी छींटे पड़े तो हरीश बाबू ने अपने तेवर तीखे करते हुए चुटकी ली। भाई, जिम्मेदार पर रख छोड़ा होगा, जिम्मेदार पर। जिम्मेदार शब्द पर आवश्यकता से अधिक बल देते हुए वह अपने हाथों से उनकी कंधों को थपकियां देते व्यंग्य से मुस्कुराते अब भी बोल रहे थे, अब आप ही निपटा दीजिए ये सूखी अकड़ी चिट्ठियां। कौन जाने ये आप ही का इंतजार कर रही हो। रघुराज जी चुप थे। आसपास बैठे लोगों के चेहरे से टपकती व्यंग्यात्मक मुस्कान से विचलित एक समझदार ने पूरी गंभीरता से रघुराज जी को समझाने की कोशिश की। 100 बातों की एक बात तो ये है रघुराज जी कि इन चिट्ठियों को डाक पेटी में डालने की भूल मत कीजिएगा। वैसे भी सालों बाद भला इनका क्या मोल होगा? इतनी देरी से इनके पहुंचने का कोई औचित्य भी नहीं है। कोई सिरफिरा केस वेस और जड़ देगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नए आए सहकर्मी की खिंचाई पर हरीश बाबू अब कुछ द्रवित भी हुए। उनके हाथ से चिट्ठियां खींचते हुए बोले, लाइए, मैं पहुंचाता हूं इनको सही जगह। रघुराज जी कुछ चौंक कर रुखाई से बोले, रहने दीजिए, आप क्यों करेंगे ये मुश्किल काम? अब किसी ने मेरे लिए छोड़ी है चिट्ठियां तो मैं ही निपटाऊंगा। जैसी आपकी मर्जी। कहते हुए हरीश बाबू चाय के लिए उठे
तो कुछ और लोग भी हरीश बाबू के साथ जाने लगे। उनके कहे शब्द रघुराज जी के कानों में अस्फुट रूप से पड़ते रहे। अभी नए आए हैं, नया जोश है, नया काम है तो जबरदस्ती का सरोकार दिखाएंगे। भला कहिए कैसा बेतुका सवाल उठाया। पापड़ बनी चिट्ठियों का क्या करना है? करना क्या है, कचरा पेटी में डालना है। उसके लिए भी इनको मजमा बैठाना है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, फालतू के मुद्दे उठाकर जिम्मेदार बनने का दिखावा करते हैं, जैसे हम तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं। मियाँ, इनसे पहले रहे घोष बाबू ने घास ही छिली रही होगी। हमारे कामकाजी रघुराज जी की जय हो। वातावरण में उड़ी उपहास की गरज से बचने के लिए रघुराज जी सर झुकाए बैठे रहे। सबके जाने के बाद हाथों में चिट्ठियां थामे अनमने से रद्दी कागज की पेटी की ओर बढ़े जरूर, पर उसमें डाल नहीं पाए। वापस अपनी जगह आकर चिट्ठियों को घुमा फिरा कर देखा। उनके पते लगभग मिट गए थे। खोलकर देखा तो दीमक सीलन की मिली जुली गंध के साथ अक्षरों को लगभग मिटने की कगार पर पाया। एक लिफाफे ने उनका ध्यान खींचा। पीली मटमैली सी सतह पर अक्षर सुरक्षित दिखे। कुदरत से लड़ती अपने वजूद को संभाले चिट्ठी रघुराज जी के रहमो करम पर आश्रित थी। शीघ्रता से लिफाफा खोलने पर बदरंग किनारों के साथ अक्षर सुरक्षित मिले। दूसरों की चिट्ठियां और डायरी तो सदा से ही ईमान डुलाते आए हैं। भला रघुराज जी कैसे अछूते रहते। कौन क्या किसका के मायाजाल में फंसे वो लिखे शब्दों को पढ़ने का मोह त्याग नहीं पाए। फेंकनी तो है ही, इस विचार से सरसरी तौर पर वो चिट्ठी पढ़ी जा चुकी थी। मन कुछ उद्वेलित हुआ तो दोबारा चिट्ठी पढ़ डाली। अब की बार कुछ अक्स उभरे तो अपनी कल्पनानुसार एक पुत्र को देखा जो आह्लादित था, भावनाओं के सागर में आकंठ डूबा हुआ। पितृ ऋण चुकाने को आतुर पुत्र वो सब कुछ करना चाहता था जिससे पिता को सुख और संतोष मिले। गर्व हर्ष की अनुभूति से उसका रोम रोम पुलकित हो जाए। पिता के प्रति स्वयं की प्रतिबद्धता का संकल्प लेता वो पुत्र पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर तरह से कटिबद्ध था। जिसके साक्षी ये चिट्ठी थी, जो परिस्थितियों वश उसके पिता तक पहुंची नहीं। बाढ़ ने न जाने किस निमित्त इसे यहाँ सालों साल रोके रखा। विगत दिनों की याद से लबरेज पितृ प्रेम में डूबा पुत्र वर्तमान में कहाँ होगा, कैसा होगा? इसे अनेक कौतूहल भरे प्रश्नों ने रघुराज जी को कुछ पल के लिए जड़ कर दिया। चेतनता का भान होते ही हृदय में आलोड़न विलोड़न के साथ एक विचार ठहर गया। जो ये चिट्ठी एक बार फिर यात्रा तय कर पुत्र के भाव पिता तक पहुंचा जाए तो कैसा हो। पुरानी भाव भरी चिट्ठियों की सौंधी महक बीतते समय के साथ तो और भी गहराती है। क्या करूं क्या न करूं के पलड़े पर इधर उधर डोलने के बाद जल्दी ही ये विचार निश्चय में परिवर्तित हो गया। हाँ, यही सही होगा। चिट्ठी पिता तक पहुंचे इसमें क्या बुराई है। इसके शब्द दर शब्द भावनाओं का स्रोत बनकर पाने वाले के मन को सारोबार कर आंखों को भिगो जाए तो भला कोई क्यों एतराज करेगा। भीगी मुस्कुराती आंखों और कांपते होठों पर मुस्कान ही तो लेकर आएगी ये चिट्ठी। रघुराज जी को गले में कुछ अटका सा महसूस हुआ। उसे दूर करने की चेष्टा में गले में चुभन सी महसूस हुई। आंतरिक भावनात्मक तीव्रता लिए उद्वेग जो कभी पुत्र की ओर से अपने पिता के लिए महसूस किए गए थे, उसकी अनुभूति शरीर को रोमांचित कर गई। अगले ही क्षण असमंजस की स्थिति को झटकते हुए रघुराज जी एक छोटी पर्ची फाड़कर उसमें कुछ लिख रहे थे। शीघ्र ही पुरानी चिट्ठी उस पर्ची के साथ सावधानी पूर्वक एक नए लिफाफे में डाल दी गई थी। रघुराज जी के हाथ यंत्रवत नए लिफाफे में पुराने पते को लिखने में व्यस्त थे। गोंद और स्याही की मिली जुली महक पुराने गंध को भगाती नथुनों में जा घुसी। सबकी नजरों से छिपाकर रघुराज जी चुपके से उसे डाक पेटी में डाल आए। वो चिट्ठी मानो वनवास काटकर अपने मुकाम पर पहुंचने को आतुर थी। 4 दिन बाद वो चिट्ठी अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी थी। घर का मालिक कौतूहल से उसे अपने हाथ में पकड़े देख रहा था। किसने लिखा होगा? इस उधेड़ बुन में डूबा चिट्ठी को उंगलियों के बीच दबाए वो बैठक में आ गया। चिट्ठी खुलती इससे पहले किसी ने उसका ध्यान बटा लिया।
साहब, खाना बनाकर रख दिया है, पर कल सुबह नहीं आ पाऊंगी। मेरी सास की आंख का ऑपरेशन है। कल शाम को आकर सारा काम कर जाऊंगी। घर के मालिक ने फाइलों के पास ही चिट्ठी रखते हुए कहा, ठीक है, कल मैं ऑफिस की कैंटीन में खा लूंगा। तुम चाय दे दो। जी, अभी लाई, वो खुश होकर बोली। सुनो, जरा मोबाइल पकड़ा देना, शगुन का फोन आता है इस वक्त। साहब, मेम साहब और सार्थक बाबा के घर पर नहीं होने से घर कितना सूना लग रहा है ना। काशीबाई अपने मालिक की उदारता पर प्रसन्न दिखी। उसे पता था कि घर की मालकिन और संतान की चर्चा उसके मालिक को भली लगती है, और हुआ भी वही। मालिक के होठों पर खिली मुस्कान से उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो पत्नी और संतान की याद में डूब गए हैं। उसका अनुभव कहता था कि मालिक के जहन में अपने नन्हे बेटे का मासूम चेहरा घूम गया है। अंदाजा सही था। 1 हफ्ते से उनका नन्हा बेटा अपनी माँ के साथ अपनी ननिहाल क्या गया, उसकी किलकारियों को वो तरस गए थे। शगुन के उकसाने पर ता हाँ हाँ हूँ फुर फुर की अजीबो गरीब आवाजें निकालता उनका 9 माह का बेटा सार्थक बेटे की छवि में डूबा ध्यान फोन की घंटी से भंग हुआ। फोन शगुन का था। वरुण, मैं परसों शाम तक पहुंच जाऊंगी। तुम समय से खाना खा रहे हो ना? और हाँ, काशीबाई समय से आकर घर का काम करती है नहीं? एक बात और, तुम प्लीज गंदे कपड़ों का ढेर इकट्ठा मत करना, धुलवा लेना। धुलवा ना सको तो गंदे कपड़े लॉन्ड्री बैग में रख देना, पर प्लीज बाथरूम में मत छोड़ना। और हाँ, कैंटीन का उल्टा सीधा मत खाना, बल्कि वहां कुछ खाना ही नहीं। रात देर तक काम मत करना, समय से सोना और अपना ध्यान रखना। प्रत्युत्तर में कहा जा रहा था, तुम भी अपना ध्यान रखना, तुम्हारे बगैर घर सूना है। सार्थक का ध्यान रखना, कुछ भी मुंह में डाल लेता है, उस पर एक नज़र हमेशा रखना। भीड़ भाड़ में उसे किसी और के भरोसे मत छोड़ना, अपने साथ ही रखना। और हाँ, उबला हुआ पानी देना। एक दूसरे के प्रति समर्पण व्यक्त करती अनगिनत बातें, हिदायतें, प्रश्न उत्तर समेत पूछे और कहे जा चुके थे। फोन भी रखा जा चुका था। इन सब के बीच चिट्ठी वहीं के वहीं धरी रह गई थी। रात को खाना खाकर वह कमरे में आया तो फाइलों का ध्यान आया। उनको निपटाना आवश्यक था। शगुन और सार्थक के आने से पहले काम का बोझ हल्का करना ही था। आखिर उनको भी तो समय देना है। इतने दिनों बाद वो लौटेंगे तो काम में किसका मन लगेगा। इस बार भी चिट्ठी ध्यान में नहीं आई, बल्कि शगुन का ख्याल आया। वो हमेशा कहती है, ऑफिस का काम घर पर मत लाया करो। वो नहीं मानता है तो धमकी देती है। देखती हूँ कब तक तुम फाइलें बिखेरते हो। जिस दिन सार्थक इन फाइलों का सत्यानाश करेगा, उस दिन मजा आएगा। मत आना फिर मेरे पास शिकायत लेकर। उसके उल्हानों को याद कर वो मुस्कुरा दिया। देर रात काम कर वो खुद को थका लेना चाहता था। सच पूछा जाए तो वो स्वार्थवश शरीर को थकाना चाहता था, ताकि नींद अच्छी आए। चंद सालों में ही रिश्ते अपने पूरे अस्तित्व के साथ यूं घुले मिले कि उनके बगैर थोड़ा सा समय गुजारना भी सजा लगता है। पत्नी को उसके मायके कभी भी वह अकेला ना जाने देता, मगर क्या करता। बेहद जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो। आए दिन मीटिंग करनी पड़ती है। उसकी गैर हाजिरी में कौन संभालेगा सब। ऐसे में छुट्टी लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर वह बॉस है। खुद के उदाहरणों से वह अपने माथ हथों पर नियंत्रण रखेगा। नींद हावी होने के साथ कल की मीटिंग की चिंता हुई। विषय है रतनगढ़ वाली जमीन पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाए। विषय पर बहस होगी। देखो कल कैसे कैसे अजीबोगरीब प्रस्ताव आने वाले हैं। कल के लिए कुछ बिंदुओं पर रूपरेखा बनानी है। जमीन के बारे में कुछ स्टडी भी करनी है। व्यक्तिगत भावनाओं पर व्यावसायिक मसले हावी हुए और वह अपनी फाइल लेने बैठक की ओर चला गया। फाइल उठाते हुए नजर एक बार फिर लिफाफे पर पड़ी तो वह इस बार खुद को रोक नहीं पाया। लिफाफे में नाम लिखा था, कामता नाथ मिश्रा। किसने लिखी होगी चिट्ठी? इस उलझन के साथ उसने लिफाफे को खोला तो अविश्वास से लिखावट देखी। धड़कनें बढ़ गई थी। लगा कोई सपना पड़ रहा हो।
एक बार ये विश्वास ही नहीं हुआ कि वो खुद की लिखी चिट्ठी पढ़ रहा है। हे भगवान, प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक कैसे हो सकते हैं? विस्मय भरी आंखों से उत्तेजना में भरा वह दोबारा पढ़ गया, फिर 3-4 बार और। अब की जयन में कुछ स्मृतियां उभरी। साथ ही याद आया विगत का वो सफलतम दिन, जब उसके कैरियर ने पहली उड़ान भरने की तैयारी की थी। स्थापित कंपनी ने अच्छे पैकेज की पेशकश की थी। ट्रेनिंग के अंतिम दौर में आई कंपनियों में एक प्रतिष्ठित कंपनी ने अनेक प्रतिभागियों में उसे चुना। वह अपनी सफलता को पिता से बांटना चाहता था। उसने आह्लादित मन से अपने पिता को फोन किया, परंतु खुशी के आवेग में न वो कुछ बोल पाया, न उसके पिता कामतानाथ मिश्रा। एक कंपन के साथ पिता के मुख से बस इतना निकला, बेटे, मंदिर जाकर ईश्वर को धन्यवाद दो और खूब तरक्की करो। मंदिर से वह घर आया तो सीधा अपने कमरे में गया। पिता की आवाज की नमी उसकी आंखों में उतर आई थी। उस वक्त उसने अपनी भावनाओं को पिता तक पहुंचाने के लिए इस चिट्ठी को माध्यम बनाया था। उसने चिट्ठी को एक बार फिर देखा। इतने दिनों बाद चिट्ठी का यहाँ पहुंचना अबुझ पहेली था। लिफाफे पर लिखावट उसकी नहीं थी, पर चिट्ठी उसकी थी। लिफाफे से गिरी जमीन पर पड़ी पर्ची उठाई तो माजरा समझ में आया, जिस पर लिखा था, परिस्थितियों वश चिट्ठी अब तक समय पर नहीं पहुंच पाई, माफी चाहते हैं। चिट्ठियों की सुगंध सालों बाद भी मन को तीव्रता से महकाती है। इसी भावना के साथ भावनाओं में डूबी चिट्ठी आप तक पहुंचा रहे हैं। देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। क्षमा? सहसा वरुण उत्तेजना से भर गया। 7 साल की देरी से भेजी गई चिट्ठी के लिए क्षमा देने का कोई औचित्य ही नहीं है। पूरे 7 साल पहले मैंने ये चिट्ठी पापा को लिखी थी। नहीं, इस लापरवाही के लिए कोई क्षमा नहीं। डाक विभाग की खबर तो लेनी ही पड़ेगी। विस्मय पर क्रोध हावी हुआ तो सांस चढ़ने लगी। लापरवाही कहीं के, अब क्या फायदा इसका? वो बुदबुदाया और कुर्सी पर बैठकर एक बार फिर उसने चिट्ठी पढ़ी। आदरणीय पापा, सादर चरण स्पर्श। मेरी चिट्ठी पाकर आप आश्चर्य में होंगे। सोच रहे होंगे जो बात फोन पर हो सकती है उसके लिए चिट्ठी क्यों? जो बात कही जा सकती है उसके लिए कागज कलम की मदद क्यों? पर क्या करता पापा, कई बार कहना चाहा पर कह नहीं पाया। आज भी खुशी के मौके पर मन में कुछ उमड़ घुमड़ रहा था, पर क्या हुआ? न मैं बोल पाया, न आप कुछ कह सके। हमारे बीच पसरी खामोशी ही बयां करती रही आपके त्याग और समर्पण को। पहले जब कभी मैंने हिम्मत की कि मैं आपसे कुछ कह सकूं कि पापा, मेरे लिए आपने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया है, उसका ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा? आपने कहने नहीं दिया। आप हमेशा अपने सीने से लगाकर मुझे चुप करा देते थे, पर आज चुप रहना मुश्किल हो रहा था। कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए कागज कलम का सहारा लिया ताकि कुछ अनकहा न रह जाए। मेरे भविष्य के लिए अपने माँ के जाने के बाद दोबारा शादी नहीं की। अकेलेपन को अपने गले लगा लिया। आपके अकेलेपन को महसूस करके मेरा मन अक्सर भारी होता रहा है। आप अपने अकेले रहने के निर्णय की चाहे जो वजह बतलाएं, पर मैं जानता हूँ कि मेरा भविष्य, मेरी सुरक्षा, मेरा जीवन आपकी सर्वोपरि प्राथमिकता रही है। आपने माँ पापा दोनों जिम्मेदारियां जिस तरह ओढ़ी वो आसान नहीं था। माँ के जाने के बाद शुरुआती दिनों में आप द्वारा बनाए टेढ़े मेढ़े पराठे याद है, जो बीतते समय के साथ स्वादिष्ट और सुंदर होते गए। मेरे आगे पीछे घूमते आपकी अस्त व्यस्त दिनचर्या समय के साथ व्यवस्थित होती गई। हमारे बीच का प्यार गहराता गया, साथ ही गहराता गया आपका एकाकीपन। मेरे बीमार होने पर आपने कितनी रातें जागकर बिताई है। मेरे इम्तिहानों में मेरे साथ सोए और जागे हैं। मैं सब जानता हूँ पापा, सब जानता हूँ। एक दिन मैंने एक वीडियो क्लिप देखी थी जिसमें एक वृद्ध पिता अपने प्रश्न को कई बार दोहराता है। नतीजतन उनको बेटे की नाराजगी सहनी पड़ती है। मुझे वो वीडियो क्लिप देखकर दुख हुआ। मैंने प्रण किया कि मैं कभी आपको दुख नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझ पर हमेशा भरोसा रखिएगा। ईश्वर ने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, आपका ख्याल रख सकूं।
आपने बतलाया था कि जब मैं छोटा था और माँ बीमार थी, तब अपने अंतिम दिनों में उन्होंने मेरी देखभाल का वचन आपसे मांगा था। जानते हैं, एक दिन स्वप्न में माँ ने वैसा ही वचन मुझसे आपके लिए भी मांगा था। मैंने वो वचन दे दिया है। आपने माँ को दिया वचन निभाया, अब मेरी बारी है। आप इस चिट्ठी को पढ़कर रोना नहीं, बस ईश्वर से दुआ मांगना कि मैं आपका सहारा बन सकूं, माँ को दिया वचन निभा सकूं, आपके अकेलेपन को दूर कर पाऊं। एक जरूरी बात और है, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मेरी नियुक्ति दिल्ली में ही होगी। हाँ, ट्रेनिंग के बाद ही आ पाऊंगा। इस बीच छुट्टी मिलाना मुमकिन नहीं होगा। इन 4 सालों में मेरे हॉस्टल जाने के बाद तो आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, मैं समझता हूँ। बस कुछ समय और, फिर आप मेरे पास रहेंगे, बिल्कुल पास। आपके बनाए बेसन के लड्डू खत्म हो गए हैं। 4 बचे हैं, उनको खाता नहीं हूँ, ताकि उन टेढ़े मेढ़े लड्डुओं को देख आपको याद कर सकूं और आप पर हंस सकूं। आपका वरुण। कुछ शब्द साफ नहीं थे, होते भी कैसे। उस दिन भावनाओं का फटा ज्वार आंखों से बह जो निकला था, कुछ अक्षर उसी में बह निकले होंगे। अच्छी तरह याद है वो दिन। कितना कुछ और भी लिखना चाहता था, पर कहाँ लिख पाया था। धुंधले शब्द सालों बाद आंखों की नमी से आज और धुंधला गए। शरीर में एक सिहरन सी हुई। विगत का पितृ प्रेम जाने कब हौले से उसे छूकर निकला तो शरीर के रोंगटे खड़े हुए और वह सो नहीं पाया। आंखें मूंदे चुपचाप बिस्तर पर लेटा तो बेचैनी सी हुई। वो सो नहीं पाया। कई बार करवटें बदली, फिर भी नींद नहीं आई। विचारों का कारवां था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंधेरे में भी वह अपने अपराध बोध को देख पा रहा था, जिसे उसने बीते समय से दबा रखा था। आज भी वह उसे कुचलने की कोशिश कर रहा था, पर वो चिट्ठी की शय पाकर लगातार ढीठ सा उसे निहार रहा था। ये चिट्ठी उससे बीते 7 सालों का हिसाब मांग रही थी। इन 7 सालों में कब और कैसे परिवर्तनों का दौर चला। कुछ अच्छे और कुछ अवांछित प्रसंग आए, जिसके चलते पिता कामतानाथ मिश्रा उससे दूर होते चले गए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत बनी हो, पर इस सच से कैसे मुंह चुराए कि वह अपने वायदे, अपने फर्ज का मान नहीं रख पाया था। पिता के साथ बंधी रिश्ते की डोर यूं ही तो कमजोर नहीं पड़ी। कितने झटके सहने के बाद धैर्य और त्याग से पगी डोर कमजोर पड़ के टूटी होगी। अतीत के बादलों की उमड़न घुमड़न के बीच शगुन का शोर सुनाई दिया। पापा को घर पर रखना जोखिम भरा हो गया है। आज तो बस आग लग ही जानी थी। गैस पर दूध उबलने को रखाए थे। दूध बाहर आया और गैस बुझ गई। कितनी गैस लीक हो गई है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, पूरा पतीला ही खाक हो गया था। उनको बोलो ना वो रसोई से दूर रहे। शगुन के प्रलाप के पश्चात खुद की गूंज सुनाई दी। पापा आप क्यों करते हैं? प्रत्युत्तर में पापा की हताशा में डूबी क्षीण सी आवाज। बेटे, ये जीवन काम के सहारे ही बीता है। कभी थकूं ना, ये कोशिश रही है, पर क्या करूं, अब थकने लगा हूं, भूलने भी लगा हूं। उम्र का असर लगता है। क्या करने जा रहा था ये सहसा याद ही नहीं आता। कुछ हारा सा महसूस करता हूं। जाने क्या हुआ है मुझे। पापा की निराशा उसे द्रवित कर जाती। पापा ऐसा क्यों सोचते हैं? हम हैं ना आपके साथ। रही काम की बात, तो अब आपको काम करने की जरूरत ही क्या है? शगुन से कहिए, मुझे बताइए, हम हमेशा आपके साथ हैं। वह अपने संकल्प को दोहराता। बंद आंखों में अतीत में घटे कुछ प्रसंग उसकी आंखों के सामने घूमे तो उसने घबराकर आंखें खोल दी। वह एक टक छत को निहारने लगा तो कुछ दृश्यों की परछाइयां कमरे की छतों की दीवारों पर घूमी। अतीत में घटी घटनाओं से घबराकर उसने आंखें पुनः बंद की। फिर भी पापा और खुद के बीच हुए संवादों की गूंज थमी नहीं। शगुन और सार्थक की बहुत याद आई। वो होते तो ऐसा नहीं होता, जल्दी ही जीवन की आपाधापी में खो जाता। आज का एकांत उसे खल गया, जिस पर इस चिट्ठी की प्राप्ति निश्चय ही सुखद नहीं थी। काश ये चिट्ठी समय से पापा को मिलती तो कितना अच्छा होता। उनको तो भूलने की बीमारी थी। इस चिट्ठी में लिखी इबारतें वो शीघ्र भूल जाते, जिसे आज वो पापा को भूल चुका है।
भूलने से याद आए विगत के वो दिन जब पापा छोटी छोटी बातें भूलने लगे थे। कुर्ते की जेब में अटका चश्मा घर भर में ढूंढते तो शगुन खूब हंसती। पापा भी अपनी नादानी पर मुस्कुरा देते। धीरे धीरे ये सिलसिला चल पड़ा था। भूलने की फहरिस्त लंबी होती चली गई तो सबको चिंता हुई। कभी वो जरूरी कागज ड्रॉर में रखकर भूल जाते तो कभी अखबार वाले और दूध वाले को पैसे दिए या नहीं ये भूल जाते। थोड़ी देर पहले कौन आया था, किसका फोन आया था भूल जाते। उस दिन तो हद ही हो गई थी जब वर्मा आंटी पापा के साथ घर आई और उससे कहने लगी, वरुण, भाई साहब को क्या हो गया है? कितने एक्टिव हुआ करते थे, अब कुछ सुस्त से लगते हैं। पार्क में चुपचाप बैठे देखकर मैंने नमस्ते किया तो कुछ पल पहचान ही नहीं पाए। जब पहचाना तो हंसकर बोले कि घर जाना चाहते हैं पर याद नहीं आ रहा कि किस ब्लॉक में है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? वह सन्न रह गया था। कुछ दिनों से उसे आभास तो हो रहा था कि पापा में आने वाले ये बदलाव साधारण नहीं है। डॉक्टर से बात हुई तो बोले, बढ़ती उम्र में भूलना साधारण है पर तुम्हारे पापा के मामले में ये तीव्रता लिए है, अल्जाइमर की शुरुआत है। यह सुनकर कलेजा मुंह को आ गया था। पापा का विशेष ध्यान रखा जाने लगा था। अब पापा की भूलने की आदत बीमारी की नजर से देखी जाने लगी। उनके भूलने पर अब किसी को हंसी नहीं आती थी। कुछ दिनों बाद तरस आना भी बंद हो गया। पापा के भूलों की छोटी छोटी कंकड़ियां इकट्ठी होकर विशाल शिला में परिवर्तित होती चली गई थी, जिसके एक छोर पर वह था, दूसरे छोर पर पापा थे। उसे पापा के चेहरे का दर्द और बेबसी दिखाई देनी बंद हो गई थी। शगुन का प्रलाप आए दिन बढ़ता गया। वो कहती, अब तो पापा से डर लगता है, जाने कब कौन सा कांड कर दे। बाहर वाले गेट को खुला छोड़ाए, घर तो उनके भरोसे छोड़ा ही नहीं जा सकता। घर पर इनको अकेले भी नहीं छोड़ सकते हैं। कल नल खुला छोड़ आए तो टंकी का पूरा पानी बह गया। टंकी के पानी की तरह जैसे वरुण का धैर्य भी बहता जा रहा था। और फिर एक दिन, पापा एक बात कहूं? कहो बेटा। वो दरअसल बात ये है कि। बोलो, क्या हुआ? बहुत दिन हो गए, शगुन के साथ कहीं जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ तो जाओ, मैं रह लूंगा अकेले। अकेले कैसे? तुम परेशान मत हो, रह लूंगा। नहीं पापा, अकेले छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। साथ भी नहीं ले जा सकते हैं, हिल स्टेशन है, आपको दिक्कत होगी। फिर पापा ने भोले बच्चे की तरह प्रश्न किया। उसने उनकी आंखों को देखे बगैर कहा, एक तरीका है, आप आराम से रहेंगे, हमें भी चिंता नहीं होगी। वरुण की आवाज गहरे कुएं से निकली। पापा ने सधे शब्दों में पूछा, कहाँ छोड़ोगी मुझे? दीनदयाल वृद्धाश्रम। वरुण ने भरसक धीमे शब्दों में कहा, पर पापा ने सुन लिया। सन्न बैठे पापा ने उसके चेहरे को ताका तो उसकी नजरें ठीक वैसी ही झुकी थी जैसे बचपन में अनैतिक मांग के समय झुकती थी। एक तूफान के बाद का सन्नाटा छाया था। छन छनाक, ढेर सारे सपने टूटने के बाद का विभत्स सन्नाटा। पसरे मौन को उसी ने तोड़ा। एक हफ्ते की ही तो बात है पापा। 4 दिन बाद ही पापा उसके हाथ को थामे दीनदयाल वृद्धाश्रम के सामने खड़े थे। पापा चुप थे। वरुण बोल रहा था, दिल्ली का नंबर 1 वृद्धाश्रम है, मेरी पहचान ट्रस्टी से है, आपका खास ख्याल रखेंगे। वो देखिए, जिम भी है, लाइट एक्सरसाइज और योगा कराते हैं, और उधर सुंदर बगीचा है, आपका बागवानी का शौक भी पूरा हो जाएगा। वृद्धाश्रम की तारीफ में वह वैसे ही बोला था जैसे बरसों पहले पापा बोले थे, जब वो उसे स्कूल छोड़ने आए थे। जिस तरह डरा सहमा वरुण चारों ओर देख रहा था, लगभग वैसा ही भाव पापा के भी थे। कुछ कहिए ना पापा। पापा को मौन धारण किए देख अपराधियों के से स्वर में वरुण ने कहा, तो बड़ी मुश्किल से पापा सिर्फ एक वाक्य बोले, वापस कब आओगी बेटे?
जल्दी, मतलब अगले हफ्ते। इंतजार करूंगा। पापा के चेहरे पर बड़े अजीब से भाव थे, जिसे देख पाना आसान नहीं था और समझना तो बहुत ही मुश्किल। पापा को वहां छोड़ना उसके लिए भी आसान नहीं था। उसे बुरा भी बहुत लगा, पर क्या करता। मन कड़ा कर वह वापस घर आ गया। पापा के चेहरे के भाव महाबलेश्वर के खूबसूरत नज़ारों और धुंध में जल्दी ही धुआं हो गए थे। मन की बेचैनी और अपराध बोध अधिक देर तक टिका नहीं रह पाया। 1 हफ्ते के 10 दिन हो गए थे। घर पहुंचने के तीसरे दिन वह पापा को लेने गया। दीनदयाल वृद्धाश्रम एक सहारे के बाद जाने कब सहूलियत फिर आवश्यकता में तब्दील होता चला गया। पापा, मैं 2 महीने के लिए बेंगलोर जा रहा हूँ। शगुन अकेले कैसे मैनेज करेगी? वो कहता और पापा अपना सामान, कपड़े इत्यादि समेटते। फिर एक दिन शगुन ने कहा, हम फैमिली प्लान कर रहे हैं। पापा को मैनेज करना मुश्किल होगा। छोटे बच्चे के साथ मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहती हूँ। क्यों ना उनका इंतजाम। बात अधूरी थी। वरुण समझकर मौन रहा। इधर पापा के भूलने की फहरिस्त लंबी और लंबी होती जा रही थी। जाने कब खुद उसका मन भी इन रोज रोज के झंझटों से उकताने लगा था। पापा की धीमी रफ्तार से मन घुटने लगा था। घुट तो आज भी मन रहा है, जब पापा उससे दूर हैं। वरुण ने विचारों को झटक कर बिस्तर से उठकर कमरे की खिड़की खोली। ताजी हवा का एक झोंका आया। पापा कहा करते थे कि नींद न आए तो ओम शब्द का उच्चारण करो। आज उसने वही किया। अनियंत्रित, अवांछित विचार कुछ थमे। थके शरीर पर नींद जरूर हावी हो गई थी, पर सुकून भरी नींद नहीं आई। नींद में भी कुछ परछाइयां आसपास भटकती सी रही। उसे आभास हो रहा था कि हो न हो ये परछाइयां पापा की ही हैं। सुबह दूध वाले की घंटी की आवाज से नींद टूटी। पूरे 7 बज गए थे। आधी रात के बाद नींद आई, इस वजह से आंखों में कड़वापन और सर भारी था। एक बार विचार आया कि ऑफिस ना जाए, पर अकेलेपन से घबराहट महसूस हुई। आज की मीटिंग महत्वपूर्ण थी, छुट्टी कैसे लेता। जाते समय फाइल नहीं दिखी, उसमें सारे पॉइंट्स थे। हड़बड़ाहट में जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। बाद में वो मेज की दराज में मिली। जल्दी जल्दी में वह फाइल लिए ऑफिस पहुंचा। मीटिंग में समय था। फाइल में डिस्कस किए जाने वाले पॉइंट में मन लगाए रहा, पर ध्यान अभी भी कहीं और था। न चाहते हुए भी विचारों की अटकी धारा फिर बह निकली। उस दिन भी वह अपनी फाइल ढूंढ रहा था। बेहद जरूरी प्रेजेंटेशन था। उस प्रेजेंटेशन पर उसका भविष्य, उसका प्रमोशन टिका था। पर पापा ने वो फाइल संभाल कर रख दी थी। उससे याद आया, घर पर फर्नीचर का काम चल रहा था। उसकी मेज की दराज अटकती थी। पापा ने उसे ठीक कराने के लिए दराज से सारा सामान निकाल लिया था। उसी में वो फाइल भी चली गई थी। उनके कमरे में, उनकी अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में। अपनी समझ में पापा द्वारा सुरक्षित रखी फाइल लाख चाहने पर भी याद नहीं आई। न ही समय पर कोई उसे ढूंढ पाया। वरुण के सब्र का बांध उसी पल टूटा था। कैसे न टूटता। आखिर उस फाइल में उसकी दिनों दिन की मेहनत थी। कंपनी को सफलता कैसे मिले, उसके पूरे आंकड़े थे। वरुण के टूटे सब्र के बांध में पापा का प्यार, समर्पण, त्याग, इस चिट्ठी में भावनाओं में पगी एक एक इबारत उसके वर्तमान और भविष्य के आगे बह गए थे। वह लगभग चीखा था, पापा, आप मेरे सामान को हाथ मत लगाया करिए। जब आपको कुछ याद नहीं रहता तो क्यों काम करके सबकी मुसीबतें बढ़ाते हैं? आप भूलने लगे हैं। आप अपनी इस बीमारी को समझते क्यों नहीं है? भूलने लगे हैं आप, भूलने। भूलना शब्द एक बार फिर फिजा में पानी बनकर उनकी आंखों में तैर गया और फिर चुपके से जाने कब छलक भी गया। ठीक ऐसे ही उस दिन पापा की आंखों में भी उनकी बेबसी और दुख पानी बनकर छलके थे। क्यों उस दिन पापा उसके गुस्से और नाराजगी को झेल नहीं पाए? बचपन में कितनी बार उसने पापा पर गुस्सा दिखाया था। वह अपनी कमर में हाथ रखकर गुस्से में कहता था, आज फिर नहीं सिलवाया मेरा बैग? वेरी बैड। बोलो, अब क्या फटा बैग लेकर स्कूल जाऊंगा? आप कितना भूलते हैं।
तब पापा बनावटी डर का स्वांग रचकर झट से अपने कान पकड़ लेते थे। वह बड़प्पन दिखाकर पापा को माफ कर देता और पापा हंसकर उसे गले लगा लेते। काश उस दिन भी ऐसा ही कुछ होता, पर उस दिन ना तो पापा और ना ही वह एक दूसरे की आंखों में देख पाए थे। सर, मीटिंग के लिए सब पहुंच चुके हैं, किसी ने टोका तो वरुण ने जल्दी से रुमाल आंखों में रखकर कहा। तुम चलो, मैं पहुंचता हूं। वरुण अपनी फाइलों को संभालता हुआ उठ खड़ा हुआ। मीटिंग में उत्साह और जोश से भरे सुझाव आ रहे थे। वरुण को शोर शराबा कुछ पल के लिए अच्छा लगा। इस वातावरण में चिट्ठी और पापा कुछ देर के लिए दिमाग से निकल गए थे। रतनगढ़ रोड की जमीन पर ढेरों सुझाव आए। कोई होटल बनवाने की सिफारिश कर रहा था तो किसी ने आसपास बस्ती न होने पर मुनाफे का सौदा नहीं बताया। रतनगढ़ की जमीन पर कुछ लोग शॉपिंग मॉल तो कुछ स्कूल या अस्पताल बनवाने की सलाह दे रहे थे। एक्सपर्ट्स उन सुझावों पर अपनी टिप्पणी देते जा रहे थे। तभी किसी ने कहा, सर, एक ऑप्शन और भी है जिस पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया। अगर हम एक ओल्ड एज होम खोले तो कैसा रहेगा? चैरिटी भी मिलेगी। हम मिडिल क्लास बच्चों के पेरेंट्स को ध्यान में रखकर काम करेंगे। वैसे भी यहाँ एक ही ओल्ड एज होम है, दीनदयाल। उसमें काफ़ी रसूखदार बच्चों के पेरेंट्स आते हैं। इस सुझाव के आते ही पक्ष विपक्ष में चर्चा आरंभ होते देर नहीं हुई। मिस्टर देसाई ने सिरे से खारिज करते हुए प्रस्ताव की निंदा की। मिस्टर केसवानी, आपका प्रस्ताव अजीब और बेतुका है और अभी प्रचलन में भी नहीं है। समाज में इसका अच्छा और सकारात्मक प्रभाव भी नहीं जाएगा। मिस्टर देसाई की आपत्ति में मिस्टर मनचंदा ने अपनी एक्सपर्ट सलाह देने में जरा भी देर नहीं की। मिस्टर देसाई, मैं केसवानी के सुझाव से सहमत हूँ। लीग से हटकर काम किया जाए तभी तो हम प्रोग्रेसिव कहलाएंगे। आपको अंदाजा नहीं है आने वाले समय में ओल्ड एज होम की कितनी डिमांड होगी। विरोध के साथ सहमति के सुर भी आने लगे। ठीक बात है, आजकल ओल्ड एज होम को काफ़ी लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी प्रैक्टिकल है। ख्याल बुरा नहीं है, अलग करेंगे तभी तो कुछ बड़ा कर पाएंगे। वाह, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव सोच। नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो ये दुखद है, बेहद दुखद। नौकरी के आखिरी पड़ाव में पहुंचे बड़ी उम्र के लोग चिंतित दिखे। वरुण का सर दर्द से भारी हो गया तो उसने मीटिंग को स्थगित कर दिया। क्या बात है सर, आप थके से लग रहे हैं? सेक्रेटरी ने पूछा। तो थक गया हूँ, सोच रहा हूँ घर जाकर आराम कर लूँ कहकर ऑफिस से घर को निकला। थोड़ी देर में ध्यान गया कि वह दीनदयाल वृद्धाश्रम वाली राह पर आ गया है। चलो, ये अच्छा ही हुआ। पापा को देखे महीनों हो गए हैं। शगुन और सार्थक के आने से पहले मैं लाऊंगा। इस सोच के साथ उसने दीनदयाल गेट में प्रवेश लिया तो नज़र सामने से आते मंजूनाथ पर पड़ गई। हमेशा की तरह वह अजीब तरीके से मुस्कुराया। उसे मुस्कुराते देख हमेशा वरुण असहज हो जाता है, पर आज ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। कोफ्त भी नहीं महसूस हुई। हालांकि आज उसके जहन में जबरन दबाया वो ग्लानि से भरा दिन उभर आया जब वो पापा को छोड़ने आया था। पापा, मैं आता रहूंगा, कुछ उसी प्रकार बोला था जिस प्रकार पहली बार उसके स्कूल जाने के समय पापा बोले थे। मैं जल्दी आऊंगा बेटे। पापा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए भयभीत आशंका से ग्रस्त वरुण को ये बात कही थी। कुछ वैसे ही आशंकित भाव पापा की आंखों में भी थे। इस मंजर को देखकर मंजूनाथ मुस्कुराया था। उसकी मुस्कान में उपहास था। वो उपहास कह रहा था कि कौन आता है यहाँ, अब तो साथ छूटा समझिए। पर वरुण ने साथ नहीं छोड़ा था। वो आता रहा, महंगी दवाइयों, उपहारों और पापा के मनपसंद गुलाब जामुन लेकर। मंजूनाथ से नजर मिलाकर वो कहता, देखो, मैंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा है, अपना वायदा भी नहीं तोड़ा है। पर मंजूनाथ फिर भी मुस्कुराता। जाने क्या था उसकी मुस्कान में कि वरुण सह नहीं पाता। समय के साथ वरुण के आने की रफ्तार धीमी पड़ी। हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अपराध बोध सुप्त होता गया।
पुराने रिश्ते में धूल पड़ती गई और नए रिश्ते, नए अनुबंध चमकते गए। पारिवारिक और व्यावसायिक व्यस्तता उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं देती। आज इतने लंबे समय के बाद वह वृद्धाश्रम आया, वो भी खाली हाथ। आज यहाँ कुछ परिवर्तन दिखा। लॉन में फव्वारा लग गया था। लाइब्रेरी के बाहर भी कुछ बेंचेस बन गई थी। बड़े दिनों बाद आना हुआ? हाँ, वो कुछ। मंजुनाथ के अचानक पूछे सवाल पर वो अटका। क्या कहे? वही व्यस्तताएं, वही कमिटमेंट, कभी ना रुकने थमने वाली गतिविधियां, कुछ सफलताएं, कुछ कहानियां जो बेशक बहाने नहीं हकीकत थी, जो अनवरत साथ चलती रहती है। उनका हाले बयां आज कुछ बेमानी सा लगा, सो चुप रहना बेहतर समझा। मंजुनाथ की ओर से प्रश्न आया, कामतानाथ जी से मिला है? जी अभी नहीं। आज राठी साहब का जन्मदिन है, 86 साल के हो गए हैं। उनके एनआरआई बेटे सब परिवार आए हैं। यही फंक्शंस है, मैं कुछ व्यवस्था देखने जा रहा हूँ। समय हो तो आप भी दावत में सम्मिलित होइए। जी देखता हूँ, पहले पापा से मिलाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, कहकर मंजुनाथ ने अपनी राह पकड़ी और वो अपने पापा के कमरे में पहुंचा। दरवाजे की ओर से झांका तो देखा पापा थर्मस में रखी चाय कप में उड़ेल रहे हैं। कुछ चाय छलक गई है। उसे साफ करने के लिए वो मुड़े। कुछ पल खड़े रहने के बाद नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की के जंगले के कोने में फंसे कपड़े को आहिस्ता से खींचकर उससे मेज पहुंचकर वापस कुर्सी पर बैठ गए। चाय वहीं रखी की रखी रह गई। पीने के लिए निकाली थी, ये बात शायद वो भूल गए थे। वरुण सालों बाद पापा को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। वो बहुत कमजोर से लगे। नहीं, काफी दिनों बाद देखा है इसलिए ऐसा लगा। शरीर स्वस्थ है। पापा बिना चाय का कप उठाए खिड़की की ओर मुंह करके बैठे थे। उसे याद आया लॉन की ओर खुलती खिड़की वाला कमरा उसने बड़ी कोशिशों के बाद पापा के नाम अलॉट करवाया था। आपको यहाँ से सब दिखेगा पापा। ये ओल्ड एज होम हर प्रकार की सुविधाओं से लैस है। यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी का तो जवाब नहीं। वो कहता तो भी पापा की आंखों में इत्मीनान नहीं, घबराहट दिखती। आज वो घबराहट उनकी आंखों में नहीं दिखी। उनकी आंखों में आज कोई भी भावना नहीं थी। भावना विहीन आंखों में बस शून्यता ही बची थी। कितनी बार पहले भी वो इस आश्रम में आया है, पर आज पहली बार आने जैसा एहसास उसे क्यों हो रहा था, ये बात समझ से परे थी। पापा की चाय मेज पर रखी ठंडी हो रही थी। एक बार मन हुआ प्याला हाथ में पकड़ाकर चौंका दे। कैसे रिएक्ट करेंगे पापा? चौंक कर मुस्कुरा देंगे, हंस देंगे, या पता नहीं रोने लगे, या शिकायत करे, कोई उल्हाना दे। हालांकि सत्य से वो वाकिफ था। जानता था कि पापा कभी कोई शिकायत नहीं करते। पापा पहले इतने गंभीर नहीं हुआ करते थे। उसे याद आया उसके बचपन के दिन। सहसा होठों पर मुस्कान दौड़ी जब पापा कौर लिए चिरौरी करते हुए उसके आगे पीछे घूमते थे। एक, बस एक कौर मेरी ओर से और ये दूसरा मम्मी की ओर से। वो पापा की इस जबरदस्ती का पूरा बदला लेता। जब वो चाय पीते तो अपनी कोमल आवाज को सख्त बनाकर कहता, क्या पूरा दिन चाय पर ही निकालना है क्या? जाओ जल्दी नहा कर आओ। एक हाथ कमर पर रखकर दूसरे से गुसल खाने की ओर इशारा करते वरुण को देख पापा समझ जाते कि आज वो अपनी माँ की भूमिका में आ गया है। बेटे को पत्नी के किरदार में देख कामतानाथ जी के होठ फड़फड़ाते, फिर मुस्कुराने की कोशिश में आंखों से आंसू ढुलक जाते तो वो वरुण की नन्ही हथेलियों को चूमते हुए, उससे आंखें चुराते हुए उसे गले लगा लेते। उस वक्त वो सहम जाता और सोचता कि पापा हंसने की बजाय रो क्यों पड़े। मम्मी की भूमिका निभाते उसे देख पापा रोने क्यों लगे हैं, ये समझ बड़े होते होते उसमें विकसित होने लगी थी। विचारों में खोए वरुण का दम सा घुटने लगा तो वो बाहर खुली हवा में आ गया। बाहर मंजुनाथ मिल गया। उसे देखते ही बोला, मिस्टर वरुण, आपको ट्रस्टी बुला रहे हैं। ट्रस्टी के पास गया तो वो हंसकर बोले, मिस्टर वरुण, बड़े अच्छे मौके पर आए हैं आप। कुछ बात करनी थी आपसे। मैंने रतनगढ़ वाली ज़मीन के बारे में सुना है। दरअसल यहाँ जगह कम पड़ने लगी है। सोच रहे थे एक ब्रांच वहाँ भी खोल लें।
ये फैसला तो कंपनी के सलाहकार और एक्सपर्ट करेंगे। जी कोई बात नहीं, आप तो बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी तो एक सेवा है। वैसे आप अच्छे मौके पर आए हैं। परसों हमारे वृद्धाश्रम का फाउंडेशन डे है, कुछ अलग तरीके से मनाना चाहते हैं। इसके लिए घर वालों को भी इनविटेशन दे रहे हैं। एक बड़ी पूजा, खाना पीना और बुजुर्गों के लिए कुछ गेम रखे हैं। परिवार के सदस्य होंगे तो ये छोटा सा फंक्शन उत्सव बन जाएगा। ट्रस्टी की बात पर वरुण बिना किसी प्रतिक्रिया के बोला, मैं थोड़ा मिल आता हूँ पापा से। हाँ हाँ बिल्कुल, और हाँ, आपकी 2 साल की इंस्टॉलमेंट की मियाद अगले महीने पूरी हो जाएगी। उसने धीमे और सधी शब्दों में उसे याद दिलाया। 2 साल? पूरे 2 साल हो जाएंगे? सहसा वो बुदबुदाया और तेजी से बाहर की ओर निकला। पीछे से आवाज आई, रतनगढ़ वाली जमीन का ध्यान। ट्रस्टी की बात पूरी होने से पहले वो जल्दी जल्दी डग भरता हुआ गेट की ओर आया तो वहां मंजुनाथ खड़ा मिला, जो पूछ रहा था, अपने पापा से नहीं मिलेंगे आप? वो उससे आंखें चुराता हुआ तेजी से गेट के बाहर निकल गया। घर पहुंचा तो शाम होने को थी। ताला खोलते ही एक अजीब से सन्नाटे से उसका परिचय हुआ। ऐसे ही सन्नाटे में पापा ने 2 साल बिता दिए। सामने चिट्ठी का लिफाफा उसे दिखा। उससे मुंह चुराते हुए वह अपने कमरे की ओर बढ़ गया। तभी मोबाइल की घंटी बजी। शगुन पूरे उमंग से कह रही थी, वरुण, आज सार्थक ने पहला शब्द बोला, पापा। हाँ वरुण, बिल्कुल साफ बोला, पापा। शगुन की आवाज उत्तेजना से कांप रही थी। एक पल को लगा पापा शब्द की स्वर लहरियां पूरे कमरे में तैर गई हों। पापा पापा शब्द की घंटियां कानों में बजी तो वरुण ने आंखें मूंद ली और वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसे शांति का एहसास हुआ। विचारों का प्रवाह सार्थक की ओर मुड़ गया। पापा बोलते सार्थक को अपनी कल्पनानुसार कई बार महसूस किया। भिन्न भिन्न भाव भंगिमाओं में उसका पापा कहता नन्हा बेटा सार्थक। सारा ध्यान इस एक शब्द पर टिका तो मन की उद्विग्नता बाहर निकल गई। भीतर का कोलाहल बंद हुआ और वो शांति के अतल में डूबता चला गया। भीतर का कोलाहल बंद होते ही लगा जैसे स्वयं से उसका परिचय हुआ हो। उसका वो स्वयं जिसकी अनदेखी वो लंबे समय से करता रहा। कितनी देर वो यूं ही अधलेटा सा रहा। काशीबाई की आवाज से ध्यान टूटा। साहब, लाइट जला दूं? अंधेरा हो गया है। आंखें मूंदे वरुण को अंधेरे की चिंता नहीं थी। असल लड़ाई तो भीतर उपजे गहन अंधकार से थी। काशीबाई ने बिजली जला दी तो उसे अच्छा लगा। सहसा वो पापा के कमरे की ओर बढ़ गया। उपेक्षित पड़े कमरे की लाइट जलाई तो देखा वो स्टोर रूम में तब्दील हो चुका है। अनावश्यक सामान से भरे कमरे से सामान निकालते उसे देख काशीबाई मदद को आ गई। कमरे से धूल हटी, जाले साफ हुए तो कमरा फिर से धड़कने लगा। पर उनका दिल भी धड़क रहा था उत्तेजना से। पापा की तिपाई, उनका बेड, उनकी अलमारी, एक छोटा सा रेक, पुराना म्यूजिक सिस्टम चीर परिचित मुद्रा में आ गए। साहब, कोई आ रहा है? कौन? काशीबाई अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाई तो वरुण भी सहसा बोल पड़े, इस घर के मालिक, मेरे पापा। ये शब्द क्या निकले, वरुण को लगा वो अपने मेरुदंड के सहारे खड़ा है। उसे अच्छा लगा। इन शब्दों से उसे ताकत मिलती महसूस हुई। रीढ़ की हड्डी की मजबूती का एहसास हुआ। उसने ध्यान दिया, काशीबाई कुछ हैरानी से उसे देख रही थी। वो समझ रहा था कुछ ऐसे ही शगुन भी उसे देखेगी जब वो पापा को घर पर मौजूद पाएगी। पर अब वो अपने मेरुदंड के सहारे खड़ा है, इसलिए किसी को समझाना मुश्किल नहीं है। बाहर आकर फिर चिट्ठी पर नजर पड़ी तो वह संतोष से मुस्कुरा दिया। इस बार डाक व्यवस्था के लिए उसके मन में कोई रोष नहीं था, बल्कि वो मन ही मन धन्यवाद ज्ञापित कर रहा था। उसने चिट्ठी को चूम लिया। वह तेजी से बाहर निकल गया। चिट्ठी को मड़वा कर अपने पास रखना चाहता था ताकि पापा के प्रति उसका धैर्य और स्नेह कायम रहे। रात को जल्दी ही उसे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह आँख खुली
तो शरीर में अजीब उत्तेजना और स्फूर्ति ये सोचकर हो रही थी कि आज वो पापा के सीने से लगेगा, उनको वापस अपने घर लेकर आएगा। आज वो मंजुनाथ से आंखें मिलाकर बताएगा कि वृद्धाश्रम से वापसी संभव है। सुबह का उदित होता सूर्य उसे बधाई दे रहा था। उसके भीतर उजास फैलाव ले रहा था। तैयार होते हुए वह खुद से बुदबुदा रहा था, थोड़ी देर और पापा, बस थोड़ी देर और। अचानक लगा कि अधीर पापा नन्हे बालक हो गए हैं और वो उनका पापा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और आप कौन से लेखक की कहानियाँ सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।